हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका मैथ का पेपर जो है कल मॉर्निंग में है, तो उसी को देखते हुए हम पूरी बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं या जो 1 और 2 नंबर में आते हैं क्वेश्चन, जो बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड, उनको एक बार करा देंगे आपको 10 से 15 मिनट में। ठीक है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत पहले क्वेश्चन से कर रहे हैं। क्या कह रहा है, दो डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है x 18 2x और दूसरा a, और कह रहा है x की वैल्यू बताओ। तो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत गलती कर देते हैं। वो कहते हैं यहाँ गुरुजी x है तो यहाँ 6, तो इन दोनों डिटर्मिनेंट की तुलना कर देते हैं और कह देते हैं x की जगह 6 होगा। तो 6 ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हो। या कह देते यहाँ x यहाँ 6 यहाँ, तो गुरुजी 100% 6 ही होगा। किसी भी डिटर्मिनेंट की हम तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व ही करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो इसकी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और इधर करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 18 दूनी माइनस का 36 हो जाएगा। ये 36 से प्लस का 36, ये माइनस का 36 और माइनस का 36 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। इट इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 6। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, बी। समझ में आया। ये गलती आप लोग एग्जाम में कर देते। अब दूसरा देखिए, आब्यू में क्या होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि ए बी डैश इक्वल टू क्या होता है, बी डैश इंटू ए डैश। ये कभी भी ए बी का डैश एक डैश बी डैश के बराबर नहीं होगा, ना ही ए डैश भी ना ए बी डैश किसके बराबर होगा, बी डैश ए डैश के बराबर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे इस रिजल्ट को, कि ए बी का डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश। ऐसे क्या होता है, एक और होता है आब्यू में, एडजॉइंट ऑफ ए बी, कि दो आब्यू हैं उनकी मल्टीप्लाई अगर एडजॉइंट के साथ है तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ये रिजल्ट याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, याद रखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये क्या है गुरुजी, अरे गुरुजी अगर कोई लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए और उसका निकाल रहे हो आप डिटर्मिनेंट, तो क्या होता है, जो हमारा क्या है, जो हमारा मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट की पावर n-1, उसकी जो ऑर्डर होता है उसमें से एक कम हो जाता है। क्या मतलब गुरुजी, अरे मतलब ये है, मान लो हमारा एक मैट्रिक्स है जो है 3 2 और 4 1, ठीक है। इसमें वो क्या करेगा, इसका ऑर्डर कितना है, तो 2 क्रॉस 2 का है। आपने कहा ठीक है सर, ये वर्ग आब्यू के लिए ही होता है। तो अगर इसमें हम अगर इसको मान लें कि ए के बराबर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा इसमें, तो इसका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ये पूछा जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका ऑर्डर कितना है 2, यहाँ पे ऑर्डर n था तो ऑर्डर यहाँ पे कितना है 2 माइनस 1, कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ कहो चाहे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहो, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब ऐसे होता है कि ए इन्वर्स का अस्तित्व होने के लिए किसी भी मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 बराबर नहीं होना चाहिए। साथ ही में याद कर लेते हैं क्या, कि ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा गुरुजी ये क्या है, ए इन्वर्स का अस्तित्व होने के लिए डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, मान लो एक दे देगा वो आब्यू और कहेगा कि चेक करिए क्या इसमें इसके इन्वर्स का अस्तित्व है या ए के प्रतिलोम का अस्तित्व है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। कैसे, देश इंटू देश, तो 6 हो जाएगा, 6 कम 6 माइनस, फिर 2 गुणा -3, -2 गुणा -3 6, देखो बराबर कितना आ गया, 0। तो ये जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो यहाँ ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होगा। अगर 0 के बराबर नहीं होता तो ए इन्वर्स का अस्तित्व हो जाता। अब तीसरा जो पूछा जाता है सांडिक में, कि कभी कभी क्या दे देता, बिंदु दे देता है कि बिंदु ए दिश है, बी दिश है, सी दिश है, संरेखी होंगे तो m का मान बताओ। तो हम जानते हैं कि जब भी बिंदु संरेखी होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0। और किसी भी सांडिक में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यहाँ गुरुजी ये x1 है और ये y1 है, यहाँ पे सर यहाँ पे x2 ये y2 और ये x3 और ये y3, तो m24, तो m24 ऐसे y1 y2 y3 की वैल्यू 1 1 1, और ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है संरेखी है। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे, बराबर 0 करेंगे, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसको याद रखना है बच्चों की संरेखी में कैसे यूज करते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है
किसमें कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, एक का ऑर्डर p गुणा q है, दो आव्यूह हैं, और दूसरे का आव्यूह का जो है ऑर्डर मतलब क्रम p क्रॉस r, ठीक। तो ए बी का क्रम क्या होगा, मतलब वो दो आव्यूह दे देगा और कहेगा इसका ए ऑर्डर है, इसका ए ऑर्डर है, तो ए बी का ऑर्डर बताओ। तो जो लास्ट वाला होता है और यहाँ इसका लास्ट वाला, इसका शुरुआत वाला क्या होते हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ए बी का क्रम कितना हो जाएगा, p क्रॉस r। ये देखिए आपको मॉडल में दिखाते हैं। ये देखिए कई बार पूछा गया है, यदि आव्यूह ए और बी के क्रम क्रमशः p गुणा q और q गुणा r हो तो ए बी का क्रम क्या होगा। तो ऐसे में बच्चों आपको याद रखना है कि पहले वाले का आखिरी और आखिर वाले का पहला ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, p क्रॉस r, यही वाला क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी भी आव्यूह का क्रम क्या होता है, तो पंक्ति गुणा कॉलम, मतलब पंक्ति गुणा कॉलम, इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो रो इंटू कॉलम, ठीक है। किसी भी आव्यूह का क्रम होता है। अब हम पहले चैप्टर, दूसरा जो चैप्टर है हमारा इन्वर्स फंक्शन, उसमें क्या क्या याद रखना है, सबकी रेंज याद रखनी है। साइन इन्वर्स एक्स की -5/2 से +5/2, कॉस की 0 से पाई, टेन की -5/2 से +5/2 विद ओपन इंटरवल। यहाँ पे कॉट की क्या हो जाएगी, 0 से पाई विद ओपन इंटरवल। कॉसेक की क्या हो जाएगी, -5/2 से +5/2 होती है, लेकिन एक्सेप्ट 0 शामिल नहीं होता है। ऐसे सेक की क्या होती है, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 होता है, यहाँ पे π/2 शामिल नहीं होता है। याद आपको बस इतना रखना है कि साइन में क्या होता है, -5/2 से +5/2, अब दिख रहा होगा -5/2 से +5/2। कॉस में 0 से पाई, अच्छा टेन किससे बनता है, तो साइन से बनता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल, इसीलिए टेन की क्या होती है, -5/2। कॉट में ऊपर क्या होता है, कॉस बटे साइन, तो इसीलिए 0 से पाई विद ओपन इंटरवल। कॉसेक किससे बनता है, साइन से, 1/cosec, तो वही हो जाएगा एक्सेप्ट 0 और सेक, ठीक है। दूसरा फार्मूला ये याद आपको रखना है कि साइन इनवर्स ऑफ -x क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, टेन इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू -tan इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू -cosec इनवर्स x। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं क्योंकि इन पे क्वेश्चन बनता है। देखो क्या कह रहा है, cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6 का मुख्य मान बताओ। अब यहाँ cos इनवर्स कैंसिल नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि इसकी वैल्यू 7π/6, जबकि हम cos की प्रिंसिपल वैल्यू जानते हैं कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई तक होती है। लेकिन यहाँ तो 0 पाई से बड़ा आ रहा है साहब, 7/6 मतलब पाई से बड़ा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो जब भी cos कुछ भी आ जाए, जब भी एंगल चेंज करना हो तो पाई प्लस माइनस का लगाओ फार्मूला, या 2π प्लस माइनस। यहाँ पे हम पाई दिख रहा है कि पाई में से π/6 जोड़ देंगे तो 7π/6 हो जाएगा। अब cos 180 अंश प्लस थीटा क्या होता है, -cos थीटा। अब cos इनवर्स ऑफ -x, यहाँ पे देखो क्या फार्मूला होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो पाई माइनस cos इनवर्स और x कितना है, तो cos π/6, तो cos इनवर्स cos π/6। अब cos से cos इनवर्स कैंसिल, तो पाई माइनस π/6 दैट इज 5/6 हो जाएगा। और a 0 से पाई के बीच में होगा, क्यों, π/6 कितना होता है, तो 30, और 30 पंचे 150, मतलब 150। वो तो भैया 180 से 0 और 180 के बीच में आ रहा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। ऐसे कॉट इनवर्स का अगर मुख्य मान पूछे, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, कॉट इनवर्स ऑफ -x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है, ठीक है। तो पहले फार्मूला लगा दिया, फिर कॉट इनवर्स 1/√3, कॉट पाई की वैल्यू कॉट π/6 होता है, पाई माइनस 5/6 5π/6, और ये 0 से पाई के बीच में है, क्योंकि यही कॉट की क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, कॉसेक इनवर्स ऑफ -cosec इनवर्स x होता है, कॉसेक ए भी माइनस होता है, वैल्यू डाल दी, आंसर निकाल लिया। बस याद ये रखना है कि इसकी रेंज जो है वही होनी चाहिए जो है साइन इनवर्स की -5/2 से +5/2 होती है, कॉसेक की भी -5/2 से +5/2, जिसमें 0 शामिल नहीं होता है, बस। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, और इसमें x की वैल्यू पूछेगा। बच्चा कभी कभार फंस जाता, दिमाग लगाने लगता कि ये क्या करें, साइन को tan में बदलें, क्या करें, नहीं, कुछ नहीं करना है। 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो साइन π/6 की वैल्यू होती है। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, π/6 इधर tan इनवर्स x। अब इधर से x हमारा जाएगा तो इधर tan हो जाएगा, tan इनवर्स इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan। तो x की वैल्यू हो जाएगी tan π/6, और π/6 tan की किसकी वैल्यू होती है, तो 1/√3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो बच्चों, ए क्या है, a + a डैश,
एक बात आपको ये याद रखनी है आव्यूह में कि किसी भी आव्यूह के उसके परिवर्त को अगर जोड़ा जाएगा तो सममित आव्यूह बनेगा। डायरेक्ट रिजल्ट पूछेगा कि a प्लस ए डैश क्या होता है, तो सममित आव्यूह। एक बार भाषा में सुन लें कि अगर किसी आव्यूह में उसके परिवर्त आव्यूह को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सममित आव्यूह बन जाएगा। ऐसे किसी आव्यूह से उसका परिवर्त आव्यूह अगर घटा लेंगे तो वो विषम सममित आव्यूह बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो a प्लस ए डैश सममित आव्यूह होता है, a माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह होता है। अब गुरुजी सममित अब और विषम सममित होता क्या है, तो कुछ नहीं, किसी भी आव्यूह का अगर डैश निकालें, किसी भी आव्यूह का डैश निकालें वो स्वयं के बराबर आ जाए तो वो सममित आव्यूह हो जाएगा, और किसी भी आव्यूह का डैश निकालें वो माइनस ए के बराबर आए, मतलब ऋणात्मक चिन्ह के बराबर आए आव्यूह के बराबर, तो वो होता है विषम आव्यूह। ठीक है, विषम सममित आव्यूह। इसको बोलते हैं स्क्यू-सिमेट्रिक, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए डैश इक्वल्स टू ए सममित होता है और ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए तो ये विषम सममित होता है। ए भी याद रखना है, ये तो याद ही रखना है, और ये डायरेक्ट रिजल्ट याद ही रखना है। ठीक है, और किसी भी आव्यूह को अगर 2 बार डैश लेंगे तो उसी के बराबर होता है। फिर अवकलन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे तो अवकलन आप लोगों को आता है हमें उम्मीद है, लेकिन ए वाला अगर सवाल आ जाएगा तो हो सकता है गलती कर दो। ए की पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए ई। इसमें गुरुजी एग्जाम्पल तो ये देख लो, 2 की पावर एक्स का तो 2 की पावर एक्स लॉग ए की जगह कितना लिखा है 2। ए मतलब क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब जैसे 3 की पावर एक्स तो 3 की पावर एक्स लॉग ए की जगह कितना है ऐसे। अब इसी में क्या बनता है गुरुजी, एक इंटीग्रेशन में बनता है फार्मूला, जिसमें बच्चे क्या हो जाते हैं परेशान। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब जैसे आ गया 2 टू द पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो 2 टू द पावर एक्स अपॉन लॉग 2 बेस में ई प्लस सी। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखो अवकल समीकरण में पूछा जाता है कोटि एवं घात, खूब हम अच्छे से जानते हैं। कोटि के लिए कुछ नहीं दिमाग लगाना होता। कोटि क्या होती है किसी भी अवकल समीकरण में, मैक्सिमम डेरिवेटिव। जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है वही होता कोटि, मतलब डी बाई अपान, मतलब बाई का जितनी बार अधिकतम अवकलज, हिंदी में कहें तो बाई का अधिकतम अवकलज। इस वाले समीकरण में बाई का अधिकतम अवकलज क्या है, यही है। देखो बाई का 3 बार हुआ है डेरिवेटिव, यहाँ पे 2 ही बार है, यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे कोट 3 हो गई गुरुजी। यहाँ बाई का अधिकतम अवकलज ए है तो कोट 2 हो गई। यहाँ पे बाई का अधिकतम अवकलज 2 है तो कोट कितनी हो गई, 2 हो गई। लेकिन जैसे बात घात किया जाए, घात के लिए बच्चों आपको याद रखना है कि जो हमारा डेरिवेटिव है, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स है, जो अवकल समीकरण है वो डी वाई अपॉन डी एक्स में बहुपद होना चाहिए। ये क्या गुरुजी, मतलब ये कोई भी अवकल समीकरण में डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब डेरिवेटिव की पावर ना तो निगेटिव हो, ना ही बटे में हो, और ना ही डी वाई अपॉन डी एक्स किसी के एंगल में हो, मतलब साइन कॉस टेन किसी के एंगल में भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ना तो पावर निगेटिव है ना ही बटे में है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो गुरुजी यहाँ पे घात कैसे निकालते हैं, घात होती है मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर। यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव है ए और इसकी पूरे की होल घात कितनी है 1, तो इसकी घात कितनी आ जाएगी 1। यहाँ पे गुरुजी यहाँ पे घात बताओ, यहाँ पे गुरुजी मैक्सिमम डेरिवेटिव है और इसकी पावर 3 तो घात हो जाएगी 3। अरे गधे ये नहीं होगा, क्या बताया अभी कि अवकल समीकरण हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स में होना चाहिए डेरिवेटिव, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स साइन का क्या हो गया एंगल हो गया, तो ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स में क्या है, मतलब डेरिवेटिव में बहुपद ही नहीं है, तो यहाँ पे घात हो जाएगी अपरिभाषित। क्या हो जाएगी, अपरिभाषित। याद रखना है हमारा जब भी हम घात निकालेंगे तो डेरिवेटिव में अवकल समीकरण कैसा होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इसकी 4th रूट लगा हुआ है, जब इसका 4th रूट लगा है तो हम घात नहीं बता सकते। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो एक बार में ही देख लेते हैं डी2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इधर जाएगा तो माइनस 4th रूट ऑफ एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 घात कर देंगे, तो इधर से 4 घात हट जाएगी, इधर आ जाएगी 4 घात, तो डेरिवेटिव मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर कितनी हो जाएगी 4, तो यहाँ घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ से हमारी घात 4 आ गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक बात और पूछ लेता है, कोई भी अवकल समीकरण दे देगा और कहेगा
इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 है, या ऐसे कहेगा कि y का अधिकतम अवकलज 3 है, तो इसमें स्वैच्छ अचरों की संख्या बताओ। तो किसी भी अवकलज में जितनी बार उसका डेरिवेटिव होता है, मतलब जितनी बार उसका अवकलज होता है, उसमें स्वैच्छ अचर उतने होते हैं। इसमें स्वैच्छ अचर कितने होंगे? 3। जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, जब इस समीकरण को सॉल्व आउट करेंगे मतलब y में लाएंगे, तो उसमें स्वैच्छ अचर कितने आएंगे? 3। इसमें देखो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है? 2, तो इसमें स्वैच्छ अचर कितने आएंगे? 2। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब सदिश में क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी दो सदिश लंबवत हों तो कुछ ना कुछ देकर वैल्यू पूछ लेगा। तो लंबवत सदिश की हम फार्मूला जानते हैं, क्या होता है कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। जब भी वो लंबवत होंगे, कहेगा सदिश दिस और दिस लंबवत है, लैम्डा का वैल्यू बताओ। तो लंबवत होने के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया, यहाँ से क्या किया, लैम्डा इंटू 4, 4 लैम्डा प्लस 4 दूना 8 और माइनस 4 3 12, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेक्टर में याद रखना है आपको, क्या कि दो सदिश ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इनके बीच कोण हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। ए क्रॉस बी, छोड़ो ऐसे समझ लो, ए क्रॉस बी और इसका उल्टा, मतलब कुछ भी लिखा हो गुरुजी, क्या अगर गुरुजी एम क्रॉस एन लिखा हो और एन क्रॉस एम लिखा हो, तो इनके बीच एंगल कितना? 180 डिग्री। जो भी वेक्टर लिखा हो उसका रिवर्स लिखा है अगर क्रॉस में, तो उनके बीच एंगल हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि ए क्रॉस बी मतलब दो वेक्टरों का क्या, ए जो ए क्रॉस बी है मतलब यहाँ पे दो वेक्टर हैं और इनका क्या हुआ? सदिश, सदिश गुणनफल है। ठीक है, तो ए तथा बी दोनों क्या होंगे? दोनों पर लंब होता है। कोई भी दो वेक्टर ए और बी हों, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों सदिशों पर क्या होगा? लंब होगा। अब वो सवाल कैसे पूछेगा? वो कहेगा ए क्रॉस बी एवं ए के मध्य कोण बताओ, तो कितना हो जाएगा? अभी बताया, ए क्रॉस बी ए पर होगा लंब, मतलब π/2। ए क्रॉस बी और ए के बीच 90 अंश का कोण, ए क्रॉस बी बी के बीच कोण 90 अंश का कोण। ठीक है, तो याद रखना, आई डॉट आई 1 होता, जे डॉट जे 1 होता, के डॉट के 1 होता, आप लोग जानते हैं। आई क्रॉस जे कितना होता? के। इसको ऐसे याद रखना, ऐसे यहाँ पे बना लो आई, यहाँ पे बना लो जे और यहाँ पे बना लो के। एंटी क्लॉकवाइज चलाओ, आई क्रॉस जे तो क्या आ जाएगा? के। जे क्रॉस के काय के बराबर आएगा? आई के बराबर आएगा, तो जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई इक्वल्स टू के क्रॉस आई कितना हो जाएगा? जे हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी हम किसी ट्राइंगल में क्या करेंगे? सदिशों का योग नियम लगाएंगे, तो ट्राइंगल की तीनों भुजाओं का सम हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर कितना होगा? 0। या इसी को दूसरे तरीके से कहते हैं तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, इफ़ टू वेक्टर आर टेकन इन सेम डायरेक्शन देन द रिजल्टेंट इज टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए? सी ए होना चाहिए। नहीं, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? ए सी। तो ए बी रिजल्ट याद रखना है और ए बी रिजल्ट याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। दो वेक्टरों के बीच में कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और अगर उनके बीच में जे पूछ ले, ठीक है, साइन मतलब जे, दो वेक्टरों के बीच में जे मतलब साइन थीटा का फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब कोई भी वेक्टर देके मापांक आप निकालना जानते हैं, क्या होता है? आई जे के गुणांकों का वर्ग कर देंगे, मापांक निकाल लेंगे। एकांक सदिश क्या होता है? उसी सदिश को लिख दो और उसका मापांक लिख दो, तो वो हो जाता है किसी भी सदिश का एकांक सदिश। फिर एक फार्मूला पूछता है प्रक्षेप का, कि सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, तो जिसका प्रक्षेप पूछा जाता है उसको नीचे से हटा देते हैं, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखो ए का बी पर प्रक्षेप, तो इन दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट, और ए का पूछा गया है तो ए को ही गायब कर देना है। सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप, तो ए डॉट बी पहले, और बी का पूछा गया है तो ए को बी को गायब कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिया है सदिश दिश का सदिश बी की दिशा में प्रक्षेप बताओ। ठीक है, तो ए का बी की दिशा में प्रक्षेप पूछ रहा है, ए का बी की दिशा में, तो ए डॉट बी ए का पूछा है तो ए को गायब कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ले लिया। अच्छा, इसके साथ मैग्नीट्यूड और होता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा निकाला जाता है, कभी वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी तो पॉजिटिव ही लेना है, तो यहाँ पे मॉडुलस और होता है। इनका डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लिया और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो वैल्यू आ गई हमारी। यहाँ पे देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, 4 और 4 9, 4 4 8 1 9, और अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 - 8 - 20, तो ये कितना हो जाएगा? -28 में से प्लस 4 जाएगा, माइनस का 24, 3 8 24, आंसर आ गया 24। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है,
बहुत अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।